हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का एक नया टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो है परमाणु ऊर्जा, इसके गुण और दोष। इसके पहले हम बता दें कि ये टॉपिक जो है सिलेबस में कहाँ पे है और इसके पहले कौन कौन सा टॉपिक हम लोग किए हैं। सिलेबस में आते हैं। पहले सिलेबस में देख रहे हैं, दिख रहा है कि ये जो टॉपिक है ये साइंस का है और साइंस में एक्चुअली 5 सेक्शन है, जो ABCDE सेक्शन है और लास्ट का जो ई सेक्शन है उसी में हम लोग हैं अभी। और उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हिंदी में इसको कहेंगे तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, गुण तथा दोष। इसके पहले हम लोग 2 टॉपिक कर चुके हैं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति और दूसरा देश में ऊर्जा की मांग, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो ठीक है, आज अभी नाभिकीय ऊर्जा, गुण तथा दोष पे आते हैं। इसका ये आ गया परमाणु ऊर्जा, इसके गुण तथा दोष, गुण और दोष। परमाणु ऊर्जा, इसके गुण और दोष का पहले इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है जो परमाणु विखंडन के माध्यम से उत्पन्न होती है। परमाणुओं, आमतौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम, को विभाजित करके भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करने की प्रक्रिया है। इस ऊष्मा का उपयोग फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे देश बढ़ती मांगों और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय और कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा समर्थन और विवाद दोनों का विषय बन गई है। किसी भी तकनीक की तरह इसके भी महत्वपूर्ण गुण और उल्लेखनीय दोष है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु ऊर्जा एक बहुत पावरफुल एनर्जी का स्रोत है और ये इसका प्रोसेस जो विखंडन के रूप में यूज होता है, मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम को तोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, वही बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। उसी को परमाणु विखंडन या तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये जो अभी हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड में जो एनर्जी का डिमांड को लेकर के एक कमिटमेंट है कि कम पोल्यूशन करना है, कम कार्बन इमिशन के साथ एनर्जी डेवलप करना है और एक रिलायबल एनर्जी सोर्सेस चाहिए। कहने का मतलब कि अभी कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब लिमिटेड है, एक टाइम आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए एक ऐसा सोर्सेस चाहिए जो अभी हम लोगों को लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहे। इसीलिए ये जो है अभी परमाणु ऊर्जा जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, इस पे खरा उतरता है। लेकिन इसका समर्थन विवाद दोनों है। इसमें आगे पढ़ते हैं क्या इसमें पॉइंट्स हैं, देखते हैं। परमाणु ऊर्जा के लाभ। परमाणु ऊर्जा के लाभ में करीब 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आता है परमाणु ऊर्जा का लाभ में उच्च ऊर्जा उत्पादन। उच्च ऊर्जा उत्पादन में बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा का एक सबसे बड़ा लाभ इसका उच्च ऊर्जा घनत्व है। परमाणु ईंधन की थोड़ी मात्रा से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। वही सही बात है। परमाणु ईंधन में जो होता है बहुत कम मात्रा में ही वो
फिजन करके बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, बहुत एनर्जी रिलीज करता है। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम यूरेनियम 1 किलोग्राम कोयला की तुलना में लगभग 20,000 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह परमाणु ऊर्जा को अत्यधिक कुशल बनाता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ये सब पॉइंट हम परमाणु ऊर्जा का लाभ के बारे में बता रहे हैं। तो कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिससे वे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अभी जो बिजली का उत्पादन होता है कोयला से, कोयला जला करके स्टीम बना हीट करते हैं, स्टीम को पानी को, फिर स्टीम बनता है, फिर उससे टरबाइन घुमाते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो है वो सब में क्या है कि बहुत ज़्यादा कोयला के जलने से बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। वो पॉल्यूशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजियस चीज़ है, हार्मफुल है। तो वो चीज़ परमाणु ऊर्जा में नहीं, संयंत्र में नहीं होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता ही नहीं करते हैं, जिससे वे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन जाते हैं। आगे है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र सौर, पवन और जल विद्युत के साथ साथ कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के मिश्रण में परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए अभी जैसे सोलर पावर प्लांट बैठ रहा है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइडल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब क्या है कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, पोल्यूशन नहीं बनाता है। उसी के साथ साथ जो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि ये भी नॉन पॉल्यूटिंग चीज़ है, पॉल्यूशन नहीं करता है। 2 पॉइंट हुए, एक हुआ कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा उच्च ऊर्जा उत्पादन। तीसरा पॉइंट में आते हैं, तीसरा बोल रहा है कि विश्वसनीयता और आधार भार शक्ति। इसका पहले टॉपिक के बारे में बता दे रहे, विश्वसनीयता और आधार भार मतलब रिलायबल है, ये इस पे भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत लंबे समय तक हम लोग यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूस सप्लाई भी दे सकता है। पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र पवन या सौर जैसे रुक रुक कर आने वाले स्रोतों के विपरीत निरंतर और स्थिर बिजली प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है इसको कि पवन और सौर ऊर्जा मतलब विंड और सोलर एनर्जी जो है वो रुक रुक कर इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि पवन ऊर्जा में क्या है कि जो विंड मिल होता है वो हवा से घूमता है, और ऐसा नहीं कि सालों भर हमको हवा मिलेगा, हवा स्पीड में चलेगा तभी टरबाइन घूमेगा, विंड मिल घूमेगा और उससे बिजली बना सकते हैं। लेकिन वो हो गया एक कारण कि सालों भर हमको ऐसा नहीं हो सकता कभी हवा ना चले तो बिजली बनना बंद हो जाएगा। दूसरा सोलर सिस्टम में क्या है, जो ये सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, उसमें बोल रहा है, उसमें ये है कि कभी कभी बारिश, साल भर तो धूप रहेगा नहीं, कभी बारिश हो सकता है, मौसम रहता है 2 महीना 3 महीना, तो उस टाइम सोलर पावर प्लांट से हमको बिजली मिलना बंद हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि रुक रुक कर बिजली प्रदान करता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चीज़ नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार इंस्टॉल होकर के चालू हो गया तो वो कंटिन्यू बिजली देगा। यह उन्हें आधार भार उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है, मतलब कंटिन्यूअस बिजली मिलेगी, खासकर औद्योगिक और शहरी उपयोग के लिए। इंडस्ट्रियल यूज हो गया, अर्बन यूज हो गया, ये सब के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है। 3 पॉइंट हो गया।
पहला हो गया कि बहुत एनर्जी दे रहा था, दूसरा हो गया कि ये कम ग्रीन हाउस इमिट करता है, तीसरा हो गया कि रिलायबल है, विश्वसनीयता है, चौथा आता है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। सही बात है, अगर कोई दूसरा एनर्जी सोर्स हमको मिल जाता है तो वो हम लोग जीवाश्म ऊर्जा मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल इस सब पे डिपेंड कम रहेंगे। जैसे कह रहा है कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार के साथ परमाणु ऊर्जा एक ऐसा विकल्प प्रदान करती है जो आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है। मतलब हम लोग कम इंपोर्ट करके भी काम चला सकते हैं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ज़्यादा आगे बढ़ जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा हम लोग को इंस्टॉल करे, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रहे, अगर उस पर काम करे तो कम इंपोर्ट करना पड़ेगा डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल और कोयला वगैरह। चौथा पॉइंट था ये। अब आ गया पांचवा पॉइंट, बोल रहा तकनीकी प्रगति। जैसे अभी क्या है कि तकनीकी प्रगति में कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के बहुत सारा इन्वेंशंस हो रहा है और नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जिससे क्या है कि कम वेस्टेज होता है, डिस्पोजल कम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कम बनता है और रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो गया है अभी बहुत हद तक। आगे इसमें पढ़ते हैं, देखिए क्या दे रहा है कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और चौथी पीढ़ी के रिएक्टर जैसी नई तकनीकें बेहतर सुरक्षा, दक्षता और अपशिष्ट में कमी का वादा करती है। वही बोल रहा है कि एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंग्लिश में बोले तो, और चौथी फोर्थ जनरेशन का एक रिएक्टर है जो बहुत एडवांस और अपडेट है और वो बेहतर सुरक्षा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, दक्षता और अपशिष्ट है और अपशिष्ट में कमी का वादा करते हैं। अपशिष्ट मतलब वेस्ट डिस्पोजल जो होता है, क्योंकि इसका वेस्टेज जो वेस्ट डिस्पोजल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बहुत ही हार्मफुल होता है, उसमें रेडिएशंस रहता है, वो जैसे तैसे यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते हैं, उसको जो है एक खास प्रक्रिया के तहत उसको डिस्पोज करना पड़ता है। मतलब कि उसको डिस्पोज करके कंक्रीट का ढलाई करना पड़ता है ताकि लीक ना हो। लीक ढलाई के पहले उसको कार्बन, ढलाई के बाद उसको उस पर कार्बन ग्रेफाइट वगैरह देना पड़ता है। बहुत सारा इसमें प्रोसेस है, मतलब खर्चीला भी है और डेंजरस है, सो अलग बात है। तो वही बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त थोरियम आधारित रिएक्टरों पर शोध विशेष रूप से भारत के लिए प्रासंगिक, अधिक सुरक्षित और प्रचुर परमाणु ईंधन विकल्पों की संभावना दर्शाता है। ये हो गया आपका इतना 5 पॉइंट परमाणु ऊर्जा का लाभ। ठीक है, अब आता है परमाणु ऊर्जा के नुकसान। तो परमाणु ऊर्जा के नुकसान में भी 5 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान, वही वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन है। परमाणु अपशिष्ट हजारों वर्षों तक खतरनाक बना रहता है और इसके लिए सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण समाधानों की आवश्यकता होती है। उन्नत नियंत्रण प्रणालियों के बावजूद रिसाव और संदूषण की चिंताएं बनी रहती है। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। परमाणु ऊर्जा जो होता है वो उसका लीकेज और रेडिएशन का बहुत खतरा बना रहता है। ठीक है, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं, बाकी सब हिंदी में तो समझ में ही आ रहा है। दूसरा पॉइंट है दुर्घटनाओं का जोखिम। इसमें बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड पे बहुत सारा दुर्घटना घटा है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के, वो सब का चर्चा किया हुआ है और देखते हैं। बोल रहा है परमाणु दुर्घटनाएं हालांकि दुर्लभ होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम चांस से सेफ्टी से काम होता है, फिर भी बोल रहा है कि विनाशकारी परिणाम दे सकती है। जैसे आपका चेरनोबिल 1986 ईस्वी का, 3 माइल आइलैंड 1979 का, 1979 का,
और फुकुशिमा 2011 का 3 घटना है, जैसे 1986 का चेरनोबिल, 1979 का 3 माइल आइलैंड और 2011 का फुकुशिमा। ये सब जैसी घटनाएं विकिरण उत्सर्जन की संभावना को उजागर करती है। ये सब घटना से ये ऐसा लगता है कि कितना भी सेफ्टी हो घटना घट सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरणीय क्षति और जनता का विश्वास कम हो जाता है, पब्लिक का फेथ कम हो जाता है लोग ये सब टेक्नोलॉजी पे। तीसरा पॉइंट आता है उच्च प्रारंभिक लागत। तो उच्च प्रारंभिक लागत में देखते क्या बोल रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बहुत अधिक पूंजी निवेश शामिल होता है। सही बात है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लागत लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको बाईपास नहीं किया जा सकता और बहुत प्लान्ड वे में इसको काम करना पड़ता है। वही बोल रहा है कि पूंजी निवेश बहुत अधिक लगती है और लागतों में बुनियादी ढांचा, क्या क्या लागत है जिसमें लागत लगता है, जैसे बुनियादी ढांचा, तकनीक, सुरक्षा उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन और लंबित परियोजना समय सीमाएं शामिल है। हालांकि परिचालन लागत कम है, लेकिन प्रारंभिक वित्तीय बोझ एक बड़ी बाधा बन सकता है। कह रहा है कि परिचालन लागत का मतलब एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद वो स्मूथली चलने लगता है और फिर उसको मेंटेनेंस उसका बहुत कम है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में जो खर्च है, खर्च का एक बोझ है, वो बहुत बड़ा बाधा है कोई भी डेवलपिंग कंट्री या फिर छोटा मोटा कंट्री के लिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। 3 पॉइंट हो गया। क्या क्या 3 पॉइंट था? पहला रेडियो धर्म या अपशिष्ट निपटान, वेस्ट डिस्पोजल का बात किया। दूसरा किया इसकी दुर्घटना जो है, रिस्क है। तीसरा पॉइंट जो था वो था उच्च प्रारंभिक लागत। और चौथा पॉइंट में आते हैं, इसमें बोल रहा है कि सुरक्षा खतरे और परमाणु प्रसार। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का दुरुपयोग परमाणु हथियारों के विकास के लिए किया जा सकता है। शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में भी परमाणु सामग्री के गलत हाथों में पड़ने का खतरा बना रहता है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती है। यही बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए यूज हो सकता है, लेकिन खतरा बना रहता है कि गलत हाथ में नहीं पड़ जाए, जिससे कि राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। और इसका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दुरुपयोग क्या होता है, जैसे परमाणु हथियार का विकास किया जा रहा है, वो सब को लेके खतरा है। चौथा पॉइंट में 5वां पॉइंट है जन विरोध और धारणा। इसमें बोल रहा है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण परमाणु ऊर्जा को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विकिरण, परमाणु आपदाओं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान का डर कई देशों में परमाणु ऊर्जा को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना देता है। वही है कि इसमें पब्लिक का फेथ कम हो जाता है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है, और रेडिएशन है वो सबसे पब्लिक और सोसाइटी को खतरा है। अब आते हैं कि भारत का जो है परमाणु ऊर्जा को लेकर के क्या स्टेटस है, इसका क्या स्थिति है, क्या इस पे काम हो रहा है। बोल रहा है भारत का एक सक्रिय परमाणु कार्यक्रम है जो ऊर्जा और रणनीतिक दोनों लक्ष्यों से प्रेरित है। देश का लक्ष्य जलवायु प्रतिबद्धताओं और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। स्वदेशी
प्रौद्योगिकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ भारत अपने विशाल थोरियम भंडार को देखते हुए फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों और थोरियम आधारित रिएक्टरों सहित अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार करने पर काम कर रहा है। वही बोल रहा है कि भारत जो है परमाणु ऊर्जा का यूज जो है दोनों पर्पज से कर रहा है, एक तो राजनीतिक और एक ऊर्जा के लिए। राजनीतिक मतलब अपना डिफेंस सेक्टर के लिए, जो मिसाइल वगैरह परमाणु हथियार वगैरह को लेकर के। दूसरा है कि देश का जो लक्ष्य है जलवायु प्रतिबद्धताओं और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो कि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सेदारी बढ़ाने का जो कमिटमेंट है कंट्री का, उसको लेकर के इंडिया में जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ उसका सहयोग लेकर के भारत अपना विशाल थोरियम भंडार को यूज करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम आधारित रिएक्टर सहित उस परमाणु क्षमता का विस्तार करने पर बहुत जोर से काम कर रहा है। ठीक है, उसमें ये कह सकते हैं कि भारत में जो थोरियम का भंडार कुछ अधिक मात्रा में है, उसको लेकर के इंडिया जो है वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है और उसके लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम बेस्ड रिएक्टर जो होता है उसमें अपना क्षमता बढ़ाने के लिए ज़ोर शोर से काम चला रहा है। और जो कंट्री का एक कमिटमेंट है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है, वो सबको लेकर के इस पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। निष्कर्ष है, कंक्लूजन में अब क्या आता है कि अपने उच्च उत्पादन और कम उत्सर्जन के कारण परमाणु ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा और जलवायु संकट का एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करती है। कह रहा है कि अपने उच्च उत्पादन और कम उत्सर्जन के कारण, मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी शुरू में हम लोग जो डिस्कस किए कि इसका बहुत हाई एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और कम उत्सर्जन के लिए, मतलब उसका जो वेस्ट डिस्पोजल होता है वो बहुत कम होता है लेकिन थोड़ा हानिकारक होता है। वही बोल रहा है के कारण परमाणु ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा और जलवायु संकट का एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट या तो परमाणु ऊर्जा जो है अभी जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो चिंताएं हैं उसका समाधान के लिए ये परमाणु ऊर्जा काफ़ी सपोर्टिव है, इसको यूज कर सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस कार्बन इमिशन वगैरह बहुत कम है, उत्सर्जन बहुत कम है और उत्पादन जो है बहुत अधिक है। हालांकि सुरक्षा, अपशिष्ट निपटान और जन स्वीकृति जैसी चुनौतियों का समाधान उन्नत प्रौद्योगिकी, सशक्त विनियमन और पारदर्शी शासन के माध्यम से किया जाना चाहिए। वही बोल रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन एक कारण है कि सेफ्टी को लेकर के और वेस्ट डिस्पोजल को लेकर के और पब्लिक का ट्रस्ट को लेकर एक चुनौती है, जिसका समाधान जो है मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर बोल रहा है कि लास्ट लाइन है कि एक संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण परमाणु ऊर्जा के लाभों का दोहन करने और इसके जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। यही है इसका सारा कंटेंट था। शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। परमाणु ऊर्जा, इसके गुण और दोष। तो हम लोग परमाणु ऊर्जा के गुण और दोष में देख लें। पहले इंट्रो था, गुण में था
5 पॉइंट, फिर दोष में 5 पॉइंट था। उसके बाद भारत का एक स्टेटस दिया कि भारत में परमाणु ऊर्जा का क्या है, कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद कंक्लूजन था। इतना ही है।